साल के हो चुके थे, लेकिन दिखने में हट्टे कट्टे लगते थे। मुझे और मेरे पति को एक साथ देखकर देवर जी हमेशा अजीब व्यवहार करते थे। जब भी मेरा पति कहीं बाहर जाता तो मौका पाकर देवर जी मुझे अपने कमरे में बुला लेते, फिर देर रात तक मेरे कमरे में आ जाते। एक बार देवर जी ऑफिस से देर रात घर आए और घर आते ही वह अपने कमरे में जाकर कंबल ओढ़कर सो गए। तब उनकी सेवा करने के लिए मैं उनके कमरे में गई। उस समय उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया था। जब देवर जी ने अपने शरीर पर से कंबल हटाया तो सामने का दृश्य देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरे रूम में जाने से पहले ही देवर जी पूरी तैयारी करके लेते थे। उनके शरीर पर से कंबल हटते ही मेरी नजर वहीं खड़े देवर जी पर ठहर गई, मानो जैसे मैं किसी अलग दुनिया में खो गई। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए जल्दी से कहानी सुनाते हैं। मेरा नाम सुधा है। मेरी शादी को अभी 9 महीना ही हुआ था। उस पूरे 9 महीने में जो भी चीज मैं अपने पति अशोक से मांगती थी वह मुझे लाने से पहले कहता था कि अपने भाई से पूछ कर लाता हूँ, छोटे भाई से पैसे लेता हूँ। हर चीज में मेरा पति अपने भाई की इजाजत लेता था। मैंने अपने पति अशोक से इसका कारण पूछा, जिसका मुझे समझ में नहीं आया। देवर जी को शादी करने की इच्छा नहीं थी, इसलिए माँ ने तब तक मेरी शादी करा दी। देवर जी अब 30 साल के हो चुके थे। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा था कि मेरे ससुराल की पूरी संपत्ति देवर जी की ही है। उन्होंने खुद अपनी कंपनी स्थापित की। मेरा पति अशोक अपने छोटे भाई की कंपनी में काम करता था। सीधे शब्दों में कहे तो वह छोटे भाई की कंपनी संभालता था। हमारा रहने वाला मकान भी देवर जी ने ही बनवाया था। घर में दोनों भाई मिलकर रहते थे। मेरी सासू माँ तो मुझसे कहती थी, अब तुम घर में आई हो तो तुम्हें यह जिम्मेदारी संभाल होगी कि घर का माहौल हमेशा खुशहाल और सौहार्दपूर्ण बना रहे। सासू माँ की बातों से मुझे यह एहसास होने लगा कि देवर जी ने अपने जीवन को पूरी तरह से परिवार के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपने सपनों और इच्छाओं को कहीं पीछे छोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए कि बड़े भाई और पूरे परिवार का भविष्य सुरक्षित रहे। देवर जी की आंखों में अक्सर एक अजीब सी चमक रहती थी। वह हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे, मगर उनकी मुस्कान के पीछे एक ना बुझने वाला सूनापन छिपा होता था। एक दिन जब मैं कॉफी लेकर उनके कमरे में गई तो देखा कि वे एक पुरानी तस्वीर को हाथ में लिए बैठे थे। तस्वीर में वे एक खूबसूरत लड़की के साथ मुस्कुरा रहे थे। उस लड़की की आंखों में सपने और चेहरे पर एक चमक थी। मैंने साहस जुटाकर, देवर जी यह कौन है? कुछ क्षण के लिए कमरे में खामोशी छा गई। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, यह सुमन है, मेरे अतीत की सबसे खूबसूरत कहानी। उनकी आवाज में दर्द और प्यार का एक अनोखा मिश्रण था। मुझे समझ में आने लगा कि भदेवर जी ने अपना दिल कभी किसी को सौंपा था, पर किसी कारणवश वह प्रेम कहानी अधूरी रह गई। क्या आप मुझे उसकी कहानी बताएंगे? मैंने धीरे से पूछा। वे मेरी ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ बोले, क्यों नहीं? शायद अब समय आ गया है कि कोई तो मेरी इस कहानी का हिस्सा बने। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखों में अतीत की यादें संजोते हुए कहानियों के पन्ने पलटने लगे। देवर जी ने अतीत के पन्नों को पलटते हुए अपनी आंखों में एक चमक और दर्द के साथ कहा, सुमन मेरे कॉलेज के दिनों की बेस्ट फ्रेंड थी। वह मेरे जीवन की पहली और आखिरी मोहब्बत थी। उसकी मुस्कुराहट से ऐसा लगता था जैसे किसी झरने की आवाज गूंज रही हो। उसकी बातें, उसकी मासूमियत और उसका हर पल को खुलकर जीना मुझे मोहब्बत में बांधता चला गया। मैंने देखा उनकी आंखें धीरे धीरे नम सी होने लगी थी। उन्होंने बात जारी रखी, हम दोनों ने सपने देखे थे, एक साथ घर बसाने के, अपने परिवार के संग एक खुशहाल जीवन बिताने के, लेकिन परमात्मा को शायद कुछ और ही मंजूर था। सुमन के पिता का अचानक देहांत हो गया और उनका परिवार कर्ज में डूब गया। उसे मजबूरन अपने परिवार के लिए एक अमीर बिजनेसमैन से शादी करनी पड़ी। वह मुझसे मिलने आई थी। आखिरी बार उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मैं अपने परिवार के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दूं? मैंने उसका जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में ताकता रहा। वह समझ गई और उसने अपनी जिम्मेदारी चुनी। देवर जी की आवाज हल्की हो गई, वे चुप हो गए और फिर बोले, उस दिन के बाद मैं अपनी मोहब्बत को भुला नहीं पाया। मैंने खुद को काम में झोंक दिया, अपना सब कुछ अपने परिवार और तुम्हारे पति की सफलता के लिए झोंक दिया। शायद इसी वजह से मैंने कभी विवाह नहीं किया, क्योंकि मेरा दिल तो उसी दिन सुमन के साथ चला गया था। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई थी। मेरे दिल में देवर जी के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। उनकी त्याग और मोहब्बत की कहानी ने मेरे दिल को छू लिया। मुझे समझ में आ गया कि उनके हर हंसी के पीछे एक दर्द छिपा था।
एक अधूरी कहानी जिसने उन्हें कभी खुद के लिए जीने नहीं दिया। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, देवर जी, आपकी कहानी अधूरी नहीं है, यह प्रेम का वह विषय है। सुमन के पिता का अचानक देहांत हो गया और उनका परिवार कर्ज में डूब गया। उसे मजबूरन अपने परिवार के लिए एक अमीर बिजनेसमैन से शादी करनी पड़ी। वह मुझसे मिलने आई थी। आखिरी बार उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मैं अपने परिवार के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दूं? मैंने उसका जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में ताकता रहा। वह समझ गई और उसने अपनी जिम्मेदारी चुनी। देवर जी की आवाज हल्की हो गई, वे चुप हो गए और फिर बोले, उस दिन के बाद मैं अपनी मोहब्बत को भुला नहीं पाया। मैंने खुद को काम में झोंक दिया, अपना सब कुछ अपने परिवार और तुम्हारे पति की सफलता के लिए झोंक दिया। शायद इसी वजह से मैंने कभी विवाह नहीं किया, क्योंकि मेरा दिल तो उसी दिन सुमन के साथ चला गया था। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई थी। मेरे दिल में देवर जी के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। उनकी त्याग और मोहब्बत की कहानी ने मेरे दिल को छू लिया। मुझे समझ में आ गया कि उनके हर हंसी के पीछे एक दर्द छिपा था, एक अधूरी कहानी जिसने उन्हें कभी खुद के लिए जीने नहीं दिया। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, देवर जी, आपकी कहानी अधूरी नहीं है, यह प्रेम का वह विषय है जिसने आपके जीवन को इतना महान बना दिया। आप आज भी उसी प्यार के साथ जी रहे हैं और यही आपकी सच्ची ताकत है। उन्होंने मेरी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ देवर जी बोले, शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन सुमन की यादें मेरे जीवन का वह हिस्सा रही है जिन्हें मैं कभी नहीं छोड़ सकता। वह मेरे दिल का एक अटूट हिस्सा है। उस रात पहली बार मैंने महसूस किया कि देवर जी के चेहरे पर शांति और सुकून की झलक थी। शायद उन्होंने आज अपनी कहानी साझा कर दिल का बोझ हल्का कर लिया था। उस रात के बाद देवर जी और मेरी बातचीत का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। वे अपने अतीत की बातें मुझसे साझा करते और मैं उनके अनुभवों को सुनते हुए उन्हें समझने की कोशिश करती। उनके शब्दों में एक गहराई थी, एक ऐसा दर्द और प्यार जो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। एक शाम जब सर्दियों की ठंडी हवा हमारे महल के खुले आंगन में बह रही थी, मैं और देवर जी चाय पीते हुए चुपचाप बैठे थे। उनकी नजरें कहीं दूर आसमान की ओर देख रही थी। ऐसा लगता था जैसे वे सुमन की यादों में खोए हुए थे। मैंने उनकी खामोशी तोड़ने की कोशिश करते हुए कहा,